आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन 12 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है। इसमें दिया गया है यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए लड़की की आयु क्या है। तो सेकंड्स में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो 12 वर्ष का लड़का है उसका लिखना ही है। अब क्या कर रहा है, एक नया लड़का आ रहा है तो एवरेज क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है, तो 1.5 बढ़ा रहा है। तो बढ़ा रहा है जब बोलेगा तो ऐड कर देना है। क्लियर है। जो लड़का जा रहा है, जिस लड़का को बदल रहे हैं या जा रहा है, क्लियर है, तो उसको लिखना है पहले। और आने वाला लड़का क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, तो 18 को लड़का था और 1.5 था, एवरेज 1.5 था, तो सबका 1.5 बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, 18 इंटू 1.5। क्लियर है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा। फिर इसको ऐड कर दीजिए तो 39 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 39। सेकंड्स में सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो सेकंड में सॉल्व हो चुका है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए, जो नया लड़का आ रहा है वो क्या कर रहा है, औसत में अगर घटा देता, औसत आयु घटा देता, तो यहाँ पे कुछ नहीं, खाली माइनस का साइन देते और सॉल्यूशन ऐसे ही करते। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे माइनस में आता है, इसका मतलब ऐसे मत समझिए कि माइनस में आता तो माइनस हो जाता है आंसर। आंसर प्लस में ही हम लोग लिखते। क्लियर है। यहाँ पे खाली माइनस होता तो इस चीज को घटाएंगे तो जो भी आंसर आएगा कितना आ जाता, घटाते तो 2 से 7 से 2 जाएगा तो 5, 2 से 1 जाएगा तो 1, 15 वर्ष। तो 15 वर्ष हो जाता कब, जब वो 1.5 वर्ष करके घटाता। क्लियर है। तो चाहे वो घटाए या बढ़ाए, हम लोग को जो लड़का जा रहा है या जिस लड़के से बदल रहे हैं उसको लिखना है पहले। अब आ रहा है तो वो बढ़ा रहा है अगर, तो प्लस करेंगे। और कितना प्लस करेंगे, 18 लड़का था और 1.5 बढ़ा रहा है। ठीक है। तो 18 इंटू 1.5 कर देंगे जितना आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 39 आएगा। क्लियर है। अगर यही घटा था तो माइनस करके सॉल्व कर देते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इसमें दिया गया है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है। तो एक शंकु बना लेना है। ये शंकु बन गया। यहां से यहां तक क्या रहता है, उसका रेडियस और ये ऊंचाई या लंबाई बोलिए। क्लियर है। इसको ऊंचाई बोल सकते हैं या लंबाई बोल सकते हैं। यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर कौन वाला है, ये वाला है। इसको h इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग, ऊंचाई करके ही लिखते हैं, लंबाई भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है। तो लंबाई 12 दिया गया, मतलब इसका ऊंचाई दिया गया है। तो इसके आधार की त्रिज्या क्या है, तो आधार की त्रिज्या क्या है, रेडियस r है। तो ये हम लोग को फाइंड करने बोला गया है। और क्या दिया गया, इसका आयतन दिया गया इतना। तो हम लोग को पता रहना चाहिए शंकु का आयतन क्या होता है। ये मेंसुरेशन चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, आयतन वाला चैप्टर से। तो आप लोगों को ये करना है कि आयतन वाला चैप्टर का जितना फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद करके रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड ही पूछता है। देखिए इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो सेकंड्स में सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें आयतन का क्या फॉर्मूला हो जाता है, 1/3 पाई r²h। क्लियर है। शंकु का आयतन ये हो जाता है और ये दिया गया है हम लोगों को 2464 इतना है। और आयतन हमेशा क्यूब में रहता है, तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब है। अब तो निकालना क्या है हम लोग को, रेडियस। तो बस वैल्यू पुट करिए। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू r² है तो r² रहने देते हैं। h का वैल्यू कितना है, 12 है, तो 12 लिख दीजिए इज इक्वल टू 2464। अब सिंपल सा कैलकुलेशन, इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। तो r² रहने देते हैं इस पार में, और इतना है। ये सब देखिए डिवाइड में है, इक्वल टू की इस पार आएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 12 और 22 ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इस पार में आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। ये होगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कर देते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेशन अगर करेंगे हम लोग तो देखिए ये कटेगा, 3 का टेबल में ये 4 बार में कटेगा। अब 11 का टेबल में अगर काटते हैं तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, फिर इधर बच गया 2, 11 2 जा 22, फिर 4 बच गया, 11 4 जा 44। फिर काटिए इसको 2 का टेबल से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इतना होगा। फिर 4 का टेबल से ये कटेगा, 4 2 जा 8 होगा, 3 बचेगा, 4 8 जा 32। अब 28 इंटू 7, बहुत कोई क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा। ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। सेकंड में देखिए अगर फास्ट बनाना है थोड़ा दिमाग लगाना जरूरी होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, r² इज इक्वल टू 28 इंटू 7 है, एक बार उतार ही लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। तो r इज इक्वल टू, स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो इधर रूट लिख सकते हैं, 28 इंटू 7। अब 28 को हम लोग तोड़ सकते हैं, माइंड में ही तोड़ सकते हैं, तो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट होगा। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ना करके इसको तोड़ेंगे हम लोग 28 को। तोड़ने से मतलब क्या है, इसको 2 को मतलब ऐसा वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाला आएगा। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मतलब तोड़ना है, उसे फैक्टर करना है।
तो देखिए इसको तोड़ सकते हैं, कैसे करेंगे, 4 7 जा 28 लिख सकते हैं इंटू 7। अब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो गो में से एगो निकलता है, दो गो 7 है, एगो निकल गया, लेकिन 4 एक ही गो है, तो 4 का हम लोग को पता है 2 निकल जाता है। तो देखिए इसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो सेकंड्स में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था इसका आयतन, तो सेंटीमीटर ही निकलेगा इसके रेडियस में। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग चाहते हैं तो ऑप्शन देख के कर सकते थे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ऑप्शन को आप लोग को पहले देखना है, क्लियर है, ऑप्शन को आप लोगों को पहले देखना है। अगर सारा फॉर्मूला अगर माइंड में नहीं आ रहा है, अगर ये वाला फॉर्मूला माइंड में नहीं आ रहा है, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कैसे सॉल्व होता, तो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, जो वाला ऑप्शन 7 से डिवाइड हो जाएगा वही हम लोग का आंसर। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जो ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा वही आंसर होगा। तो इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है जो 14 है, क्लियर है। दो को दे देता, मान लेते 28 भी दे देता, तब ये वाला ट्रिक काम नहीं करता, तब ये ट्रिक काम नहीं करता, क्योंकि 14 और 28 दोनों डिवाइड हो जाता। लेकिन इसमें एक ही को ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो 7 से डिवाइड हो, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये ट्रिक हम लोग कब लगाएंगे, जब हम लोग ऐसा मतलब आयतन वगैरह कुछ निकालेंगे, तब हम लोग का फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। जैसे कि गोला का आयतन उस सब में भी निकालेंगे तो भी हम लोग 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर कोई एक ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहा है, तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 भी आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं, वो भी मैंने सॉल्व करके ही बताया है, लेकिन उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर है। तो उसको भी हम लोग डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन इसको बनाने भी आना चाहिए आप लोगों को, दोनों तरीका जान के रखिए। तो डायरेक्ट देख के हम लोग कर सकते थे, 14 आंसर होगा, क्योंकि 7 2 जब 14 हो जा रहा है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इसमें दिया गया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट, एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रिया J1 J2 J3 J4 J5 J6 तथा J7 में लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। ठीक है, कुछ दिया गया है इसमें J1 J2 ऐसे करके, तो इसमें बोल रहा है कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। तो इसमें जो टाइम लग रहा है टोटल, उसको प्रतिशत के रूप में दर्शा रहा है। तो एक कार बनाने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है, एक कार को बनाने में 1200 घंटे का समय लग रहा है, क्लियर है। तो इसमें क्या निकालना है, तो देखिए दिया गया है J1 तथा J2 प्रक्रिया में लगने वाले समय के बीच अंतर क्या है। J1 और J2 ये दोनों प्रोसेस करने में, J1 और J4 प्रोसेस करने में जो समय लग रहा है उसके बीच अंतर क्या है, क्लियर है। तो देखिए J1 और J4 हम लोग लिख लेते हैं पहले, J1 और J4। तो J1 में कितना है, तो J1 में 14% है, और J4 में कितना लग रहा है, तो 8% लग रहा है, क्लियर है। अब परसेंट में ये सब टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे कुल टाइम दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अंतर, J1 और J4 में लगने वाले समय के बीच अंतर क्या है, सेकंड्स में सॉल्व होगा ऐसा क्वेश्चन। तो अंतर कितना है, तो अंतर मतलब क्या, घटा के देख लेना है। तो 14 से 8 को घटाएंगे तो 6 होगा, तो 6% में 6% लग रहा है, क्लियर है। तो टोटल टाइम कितना था, 1200 घंटा था, बस इसका 6% निकाल दीजिए, 1200 का 6% निकाल दीजिए, आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 6 जा 72, तो 72 घंटा ये हम लोग का आंसर होगा। अब घंटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे घंटे में दिया गया है, ठीक है। 1200 घंटा था, तो यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन की हम लोग 72 जो आया, ये किस में आया, 72 घंटा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसमें दिया गया 8 संख्याओं का औसत 44 है। देखिए फिर से औसत का एक क्वेश्चन और पूछा गया है। 8 संख्याओं का औसत जो है 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देख के सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, 8 संख्या है, उसका एवरेज दिया गया 44, अब इसमें से y जोड़ा जा रहा है, y मतलब क्या, कुछ जोड़ रहे हैं, तो औसत क्या हो रहा है, 47 बन रहा है। अब बोलिए औसत 44 है, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 47 बनेगा, तो 44 में कितना जोड़ेंगे कि 47 बनेगा, तो 44 में हम लोग 3 जोड़ेंगे ना, तब ना 47 बनेगा। तो y जोड़ रहा है, तो y मतलब कितना, 3 जोड़ रहा है, क्लियर है। तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही देख के सॉल्व कर सकते हैं। 44 में कितना बढ़ाएंगे कि इतना होगा, बढ़ाने से मतलब क्या है, जोड़ रहे हैं, तो 44 में कितना जोड़ेंगे कि 47 होगा, तो 44 में 3 जोड़ने से 47 होगा, तो हम लोग का 3 आंसर हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को माइंड में रखना है, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज करता, यदि प्रत्येक संख्या में y घटाया जाता है तो नया औसत, तो जाहिर सी बात है घटाएगा तो यहाँ पे कुछ कम होगा, तो ये मान लेते हैं घटाने पर कुछ घटा रहे, y घटाने पर नया औसत जो है वो 40 हो जाता है, 40 बन जाता है, तो y का मान क्या है,
तो 44 था, अब 40 अगर बनेगा तो कितना घटा, तो 44 से 40 हुआ, इसका मतलब कितना, 4 घटा, तो 4 आंसर हो जाता। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अगर इसमें ऐसे बोल देता, जोड़ बोला है, घटा बोलता, गुना और भागा बोलता है, 4 चीज होता है। अगर गुना बोलता, 8 संख्या को औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y से गुना किया जाता है तो नया औसत जो है वो 88 हो जाता है। नया औसत जो है वो 88 हो रहा है, 44 है तो y से गुना करने पर 88 हो रहा है, तो y का मान पूछेगा। तो कैसे हो जाएगा, 44 था 88 हो गया, कितना गुना हुआ, 44 था 88 हो गया, 44 का 88 क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है ना। 44 और 88 में कितना डिफरेंस है, 2 गुना का डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं, 44 था यहाँ पे 88 हुआ, इसका मतलब कितना डबल हो रहा है, 2 डबल हो रहा है, मतलब 2 से गुना हो रहा है। क्लियर है, तो 2 गुना हो जाता है आंसर। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। अगर यहाँ भागा देता है, यहाँ मान लेते 22 हो जाता है, प्रत्येक में कितना से भागा दिया जाए कि 22 हो जाए, तो 22 होने के लिए कितना से इसको भागा देना पड़ेगा, तो 2 से भागा देना पड़ेगा, तब ना 22 होगा। तो 2 आंसर हो जाता है उसमें भी हम लोग का। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग देख के सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ये क्वेश्चन रेशियो से लिया गया और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सेकंड्स में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो x/y दिया गया 7:5 और y/z दिया गया है 7:11, तो x/y/z का रेशियो क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करना है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y को हम लोग को बीच में रखना है। जब दोनों में जो चीज मिलेगा उसको हम लोग को बीच में रखना है, बस यही माइंड में रखना है इसमें। तो x/y/z लिख देना है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, x और y का देखिए रेशियो 7:5, तो x और y का कितना है, 7 और 5 लिख देंगे, y और z का 7 और 11। ठीक है, तो नीचे में लिखेंगे y का लिखेंगे 7 और z का लिखेंगे 11। अब ऐसे कर देंगे। अब ऐसे करने से मतलब क्या है, इससे इसको मल्टीप्लाई, क्लियर है, इससे इसको मल्टीप्लाई, तो 7 7 जा 49, फिर 7 5 जा, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई और इसका मतलब भी मल्टीप्लाई, तो 7 ऐसे दागी मतलब क्या, इससे इसको मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, फिर ऐसे दागी का मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई, तो 5 11 जा 55। अब ये कटेगा किसी से, तो नहीं कटेगा। ठीक, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा गया, तो एक्स का, वाई का और जेड का, इतना हम लोग का आंसर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए दिया गया है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 16, 12 और 15 मीटर है, तो उस कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई क्या होगी। क्लियर है। तो सबसे लंबा छड़ रखने जब बोले जाएगा, ठीक है, लंबा छड़ रखे या लंबा बांस रखे या कोई दूसरा चीज रखे, ठीक है, लंबाई में अगर रखने का बात करेगा तो हम लोग को इसका विकर्ण का फॉर्मूला लगाना है। तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये कौन सा शेप होगा, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बोले तो ये घनाभ का शेप होगा, और ये किसका हो जाएगा इसका विकर्ण, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन को बनाना सिर्फ जरूरी नहीं है, इसको सेकंड्स में बनाना जरूरी है। इसको अगर कम टाइम में हम लोग बना सक रहे हैं तब जाके एग्जाम में मतलब अटेम्प्ट कर पाएंगे, हम लोग टाइम को सेव कर पाएंगे। तो देखिए कैसे कम टाइम में बना सकते हैं। इसके लिए बहुत कोई क्या करेगा कि लंबाई को पहले लिखेगा, एल इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 12, फिर एच इज इक्वल टू 15, ऐसे लिखने का क्या जरूरत है, जब ये दिया ही गया है डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए ना, सेकंड में सॉल्व होगा। अब देखिए एल कितना है, तो एल मतलब लंबाई, लंबाई कितना है, तो देखिए लंबाई दिया गया पहले वाला लंबाई तो 16 का स्क्वायर, फिर उसका चौड़ाई दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर, फिर इसका ऊंचाई दिया गया तो 15, तो 15 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग कितना निकल सकता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। स्क्वायर कुछ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चंस को आप लोग चाहते हैं कि कैलकुलेशन फास्ट हो तो कम से कम 20 तक स्क्वायर आप लोग याद रखिए, तब आप लोगों का कैलकुलेशन फास्ट होगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को 16 × 16 करना पड़ेगा, फिर 12 × 12 करिएगा, फिर 15 × 15 करिएगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा इसमें। क्लियर है। तो टाइम अगर बचाना है तो थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। तो देखिए 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225। अब ये तीनों को ऐड करिएगा तो 625 आएगा, और 625 किसका होता है, तो 25 का हो जाता है। क्लियर है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 625। अब 625 क्या सब मीटर में था, तो ये मीटर में होगा। और ये क्या लगाए हम, कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो ये विकर्ण का फॉर्मूला है। कोई भी लंबा चीज अगर रखेंगे, लंबा छड़ रख रहे हैं, लंबा अगर बांस रखते हैं तो भी ये फॉर्मूला लगता है, या फिर लंबा कोई दूसरा चीज भी अगर रखते हैं तो यही लगेगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को माइंड में रखना है, ये विकर्ण का है। और कमरे से और 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही पूछता है, ये फॉर्मूला बेस्ड ही था। अब और एक चीज पूछ सकता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या पूछ सकता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्लियर है।
कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला 2L प्लस बी इंटू एच, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को भी माइंड में रखना है आप लोगों को, डायरेक्टली मतलब फॉर्मूला में पुट करिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। और एक इसमें पूछता है, तो कमरे का इसमें दिया गया है, इसमें पूछता है आयतन क्या है, थोड़ा सा घुमा के मतलब इसी टाइप का देता है और बोलता है कि आयतन क्या है। तो कमरा किस टाइप का बनता है, बन रहा है किस टाइप का, ठीक है, बनता तो बहुत टाइप का है, लेकिन बन किस टाइप का रहा है इस क्वेश्चन में। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका मतलब क्या है, घनाभ का टाइप का बन रहा है। तो घनाभ का आयतन भी आप लोग याद रखिएगा, LBH, क्लियर। तो इतना सब आप लोगों को याद रखना है। ये किसका है फॉर्मूला, आयतन का है, घनाभ का आयतन है ये। तो ये तीनों फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ये भी बहुत ही सेकंड्स में बनेगा, ठीक है, एकदम सेकंड्स में सॉल्व होने वाला ये सब सवाल है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक कार इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है, वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा, ठीक है। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पहले बेसिक इसका देख लेते हैं, फिर इसको ट्रिक से भी सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए इसका बेसिक क्या है, इतना क्या लगा रहा है, ये स्पीड लगा रहा है, और 14 घंटा में क्या कर रहा है, एक निश्चित दूरी तय कर रहा है। तो दूरी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो बहुत कोई क्या करेगा, इसको स्पीड लिखेगा, स्पीड इज इक्वल टू इतना, फिर टाइम इज इक्वल टू इतना, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू। तो इतना करने का क्या झमेला है, इतना अगर करेंगे तो हम लोग का टाइम लॉस होगा, क्लियर है। तो इतना नहीं लिखेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, दूरी। यहाँ पे हम लोग दूरी निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे, क्लियर है। पहले दूरी तो पता कर लीजिए कितना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हम लोग का कितना है 48 है, और टाइम कितना है 14 है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए बहुत कोई मल्टीप्लाई में भी दिक्कत है, मल्टीप्लाई भी लिख के करेगा, माइंड में करिए, माइंड में डायरेक्टली इसको मत करिए। देखिए कैसे करना है, 14 का टेबल तो बहुत को याद ही रहेगा, 14 8 या डायरेक्टली पढ़िए। तो 14 8 या डायरेक्टली पढ़ेंगे तो हम लोग का शॉर्ट में सॉल्व होगा। तो देखिए 14 8 क्या हो जाता है 112, तो 112 मतलब क्या, 11 कैरी हो जाएगा, 2 यहाँ पे लिखना है, क्लियर है। फिर 14 4 या 76, 76 और 11 कितना हो जाएगा, सॉरी 14 4 जा 56 होगा, 56 और 11, 56 और 11 हो जाएगा 67, क्लियर है। तो देख रहे हैं किस टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं फास्ट। तो डायरेक्टली 14 का टेबल पढ़ना है, ऐसे नहीं कि लिख के करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्लियर। तो इतना क्या आया, इतना किलोमीटर हम लोग का डिस्टेंस आया। अब बोल रहा है वह इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा। अब पूछ रहा है टाइम कितना लगाएगा, लेकिन स्पीड क्या कर रहा है, अब चेंज कर रहा है। स्पीड अब कितना लगा रहा है, 84 का स्पीड लगा रहा है। एक बार स्पीड लिख लेते हैं, स्पीड कितना लगा रहा है, 84 का स्पीड लगा रहा है। तो इतना डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा। अब आप लोग खुद सोचिए, पहले 48 का स्पीड लगा रहा था, अब 84 का, तो अब टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा। तो टाइम डेफिनेटली कम लगेगा, क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 672 और डिवाइड में स्पीड, बस इसको कैलकुलेट करिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 8। तो 8 घंटा हम लोग का टाइम हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। बेसिक जानना भी इसके लिए जरूरी था, इसलिए हम बेसिक भी थोड़ा डिस्कस कर दिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, टाइम एंड वर्क से थोड़ा रिलेट करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख देना है और नीचे इस ये वाला जो है इससे डिवाइड कर देना है, क्लियर है। पहला सेंटेंस में जो बोलेगा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और सेकंड सेंटेंस में जो बोलेगा उसको डिवाइड करके लिखेंगे, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखिए कट जाएगा 14 6 जा 84। अब 6 का टेबल में 6 8 जा 48, ठीक है। तो 8 घंटा डायरेक्टली हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और इसी क्वेश्चन को आप लोग टाइम एंड वर्क से भी रिलेट कर सकते हैं, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रमेश 75 वस्तुएं इतना रुपया में खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। ऐसा पूछा गया है, देखने से तो लग रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कभी बनेगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक तो जान लीजिए। तो देखिए इसका बेसिक क्या है, पहले जानिए किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन एसएससी में पूछा ही जाता है। तो देखिए इसमें दिया गया है
रमेश 75 वस्तुएं इतना रुपया में खरीदता है तथा 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हानि हो जाता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मान लेते हैं एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस मतलब क्या? विक्रय मूल्य। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो x रुपया है। क्लियर? तो 75 वस्तु टोटल वो बेच रहा है, खरीद रहा है पहले, ठीक है। तो 75 वस्तु खरीद रहा है तथा उनको 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, हानि पर बेचता है। इसका मतलब क्या? वो जब 75 वस्तुओं को अगर टोटल को बेच देता है, 75 का 75 को बेचता है, तो उसको क्या हो रहा है? 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जा रहा है। क्लियर है? इसका मतलब वो 75 जो खरीदा था वस्तु, वो टोटल वस्तुओं को बेच रहा है, तब उसको 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। तो एक वस्तु को अगर बेच रहा है x रुपया में, तो हम मान लेते हैं 75, एक वस्तु का अगर दाम बेचने में x रुपया लग रहा है, तो 75 वस्तु को बेचेगा, अगर सेलिंग प्राइस 75 वस्तु का कितना हो जाएगा? 75x हो जाएगा। क्लियर है? एक का अगर x तो 75 का 75x हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या हो रहा है? उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य x रुपया है, तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 5x होगा। 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 5x होगा। क्लियर है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य x, तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 5x, और इतना क्या कर रहा है? वो हानि पर बेच रहा है, लॉस पर बेच रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू हम लोग इतना लिख सकते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया है। अब हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर के लिए एक फॉर्मूला हम लोग को माइंड में रहना चाहिए, क्रय मूल्य बराबर, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। या फिर और एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये दोनों फॉर्मूला को माइंड में रखना है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। दोनों फॉर्मूला हम लोग को माइंड में रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला सूटेबल होगा, क्योंकि इसमें लॉस है, प्रॉफिट तो नहीं दिया गया है, तो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस, देखिए कॉस्ट प्राइस हम लोग को दिया गया है, टोटल 75 वस्तु का कितना है? 10,800 है। तो कॉस्ट प्राइस की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 10,800। सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस देखिए, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 75 को बेच रहे हैं, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 75x हो जाएगा। और लॉस कितना है? तो लॉस 5x है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखिए। तो 10800 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 75 और 5 80 हो जाएगा। अब ये 80 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू x। अब ये कट जाएगा 0 से 0, और इससे इसको काटेंगे हम लोग, इससे इसको डिवाइड अगर करेंगे तो 135 आएगा। क्लियर है? तो x का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया? x इज इक्वल टू 135 आया। 135 क्या? रुपीज़, क्योंकि ये रुपीज़ में था तो ये रुपीज़ में होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 135 रुपया आया हम लोग का, लेकिन ये आया क्या, पूछा क्या गया है? देखिए ध्यान से पढ़िए। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ही ना हम लोग x माने थे, तो x का जो वैल्यू होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम लोग x माने थे, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 135। क्लियर है? तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग सेकंड्स में भी बना सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक कैसे सॉल्व होगा, ट्रिक से। तो देखिए इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था रमेश 75 वस्तुएं खरीदता है इतना रुपया में खरीदता है, तथा 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ये क्या है? ये खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस है, और 5 क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस में, ठीक है, इतना अगर खरीद रहा है, तो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? उसको हानि पर बेचता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस 75 प्लस 5 कर दीजिए, 80 हो जाएगा। 80 बराबर इतना लिख दीजिए, 10800, मतलब 80 वस्तुओं को इतना में बेचता है। ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है ये। इससे इसको अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हम लोग का निकल के आ जाएगा। और देखिए कैसे आ रहा है, हम लोग को तो पता ही है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्लस लॉस होता है, ये होता है ना। इसको थोड़ा सा और सोचिए, कॉस्ट प्राइस को रहने दीजिए, इसको इधर लेके आएंगे तो सेलिंग प्राइस होगा इज इक्वल टू लॉस, होगा ना। तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं? ऐसे इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं यूज होगा। इसको देखिए ऐसे यूज करेंगे, हम लोग तो बेच रहे हैं ना, ठीक है, बेचेंगे तो एक का विक्रय मूल्य पूछा गया, तो टोटल का विक्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूला से ही हम लोग विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस है, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस देखिए डायरेक्ट निकल रहा है, कॉस्ट प्राइस से लॉस को अगर घटा रहे हैं, क्लियर है, कॉस्ट प्राइस से अगर लॉस को घटा रहे हैं तो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। ट्रिक में ट्रिक यही होगा इसका, 75 और 5 80 इज इक्वल टू इतना, तो 1 इज इक्वल टू फाइंड कर लेना है।
क्लियर है? तो इसे इसको काटेंगे तो 135 आएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं हुआ, ये हम बेकार बताएं। क्लियर? डायरेक्टली ऐसे समझिए, 75 वस्तु खरीद रहा है और 5 वस्तु का लॉस हो रहा है। तो खरीद रहे हैं और 5 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब वो बेचा कितना में है? 75 और 5 80 में बेचा है, इतना। क्लियर है? तो 80 में इतना बेचा है, मतलब 80 को वस्तु इतना में बेचा है, तो एक वस्तु का निकाल लेना है, डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। क्लियर? ये ट्रिक था। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, और ये इस चैप्टर मतलब ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है? तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरा कोई भी और सीख सके। तो देखिए इसमें दिया गया है, एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है। तो पश्चात मतलब बाद होता है, मतलब 25% छूट दे रहा है, उसके बाद भी 40% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इस चीज के लिए एक चीज माइंड में रखना है कि छूट जो है हम लोग अंकित मूल्य से देते हैं। क्लियर है? छूट हमेशा अंकित मूल्य से देते हैं, और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से होगा, क्रय मूल्य से प्रॉफिट होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस, पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, फिर मार्केट प्राइस, ऐसे लिखना है। छूट देने के बाद भी लाभ हो तो ऐसे हम लोग को लिखना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। तो देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें 25% छूट दे रहे हैं, तो छूट हम अभी बताएं किस में देंगे, तो मार्केट प्राइस में देंगे, माने कि अंकित मूल्य में। ठीक है? तो अंकित मूल्य मान लेते 100 है, मान लेते 100 है, और 25 छूट दे रहे हैं, तो कितना में बेचा होगा? 75 में। छूट देने के बाद क्या करेगा? बेचेगा ही ना। तो मार्केट प्राइस में छूट दिया 25, तो 75 में वो क्या किया? बेच दिया, सेलिंग प्राइस 75 हो गया। लेकिन उसको 40% का लाभ हो रहा है, फिर भी छूट देने के बाद भी 40% वो लाभ हो रहा है। तो लाभ किससे लेगा? वो कॉस्ट प्राइस से लेगा। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 अगर मानते हैं, तो 40% अगर लाभ लेगा तो कितना में बेचा होगा? 140 में बेचा होगा। 100 में खरीद के 140 में बेचेगा, तब ना 40% का लाभ होगा। अब ये देखिए रेशियो बन गया। ठीक है? तो इसमें पूछा गया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का बात हुआ है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का बात हुआ है, तो ये वाला दोनों हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है? इससे इसको मल्टीप्लाई, तो 75 इंटू 100 7500 हो जाएगा। फिर इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका तो बोला ही नहीं गया है कुछ, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा? तो टाइम को बचाना सीखिए। ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट होगा। फिर इसे इसको कैलकुलेट करिए, 140 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 140 और 2 को 0 होगा। अब देखिए चाहे तो इसमें हम लोग काट के छोटा कर सकते हैं। क्लियर है? सेलिंग प्राइस हम लोग नहीं निकाले, क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। इसमें पूछा गया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। तो ये अंकित मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। देखिए इससे कितना प्रतिशत अधिक है, कैसे पता चलेगा कितना अधिक है? तो इससे इसको घटा दीजिए, इससे इसको जब घटाएंगे तो हम लोग का आएगा 65। तो 65 क्या है? अधिक है। 65 क्या है? ये जो है अंकित मूल्य इससे ज़्यादा है 65, तो 65 ज़्यादा है कितना से? 75 से। ठीक है? कॉस्ट प्राइस से ही हम लोग हमेशा परसेंट में चेंज करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग नीचे में लिखेंगे। क्लियर है? अब ये भिन्न बन गया, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 86.66 ऐसे आएगा परसेंट, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 86.66 का मतलब क्या है? यहाँ 5 से अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो एक बढ़ा देते हैं हम लोग, तो 6.67 भी इसको लिख सकते हैं। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।